पूरे देश को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। यशस्वी भारत, स्वदेशी की ताकत का भारत, गौरवशाली भारत, नया भारत, युवा भारत और ताकतवर भारत। शक्ति और संस्कृति के प्रदर्शन की झलकी आप देख रहे थे कर्तव्य पथ से। लगातार 2 घंटे का ये कार्यक्रम चल रहा था जिसमें भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया गया और भारत की संस्कृति की झलकी भी आप लगातार देख रहे थे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी और इस कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि है, मुख्य अतिथि हैं मिस्र के राष्ट्रपति, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। ये भारत के गणतंत्र की ताकत है जो आप इस समय देख रहे थे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे ताकतवर लोकतंत्र, संविधान की ताकत से बना हुआ लोकतंत्र जिस पर हम सबको गर्व है। उस गर्व के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने देखा संस्कृति की झलक, शक्ति की झलक, सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को देखा, स्वदेश में विकसित आकाश को देखा, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन को देखा, रफाल को उड़ते हुए देखा जिससे दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। लगातार आप इसको देख रहे थे आदर से, सम्मान से, और हमारा सीना जो है और चौड़ा हो जाता है। ये कार्यक्रम खत्म हुआ है अभी अभी। देश भर में भी अलग अलग राज्यों में, राजधानियों में, शहरों में गणतंत्र दिवस को मनाया गया है और पूरा हिंदुस्तान 17वीं लोकसभा के साथ इस बात को दुनिया को ताकत के साथ, गर्व के साथ बता रहा है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र में से है। और ये उन लोगों को मुंह चढ़ा रहा है जो आज़ादी से पहले हिंदुस्तान को अनपढ़, जाहिल, कमज़ोर देश समझते थे और समझते थे कि यहाँ पर लोकतंत्र कैसे चलेगा। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ताकतवर तरीके से लोकतंत्र चल रहा है। कार्यक्रम को आपने देखा। अब हम चर्चा करेंगे गणतंत्र दिवस पर, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं, हमारा लोकतंत्र जिंदा है, हमारा देश मजबूत बना हुआ है, वो है संविधान। चर्चा करेंगे संविधान को लेकर। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ शम्स ख्वाजा साहब जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और संविधान विशेषज्ञ भी हैं। सर, संविधान को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं, कैसे बना, नहीं बना, किस तरह से तैयारी हुई, 2 साल 11 महीने जो लगे, वो भी। जो संविधान की ताकत है, हम भारत के लोग, एक बेसिक जो हमारा प्रोफाइल है, हम भारत के लोग को और संविधान को आप कैसे देख रहे हैं? इन 74 साल में, 73 साल में हम कितने बदले हैं, कितने मजबूत हुए हैं? ख्वाजा साहब प्लीज। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे उन लोगों ने बनाया जिन लोगों ने हमें गुलामी से आज़ाद किया और अंग्रेज़ों की जो नावाजिब शक्ति थी उसका मुकाबला किया और हर तरह का जुल्म, ज़्यादती झेली। और फिर उन कुर्बानी देने वाले लोगों ने, जिन्होंने बहुत कुछ खोया, उन्होंने हमारे लिए ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन पाया और इस मुल्क को, हिंदुस्तान को, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक, एक गणतंत्र के रूप में एक रिपब्लिक बनाई जिसमें लोगों के हाथ में सत्ता हो और लोगों की जिम्मेदारी अपना मुल्क, अपना देश चलाना हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ एक लिखाई नहीं है, ये आइडिया ऑफ इंडिया है कि हिंदुस्तान क्या होना चाहिए, हिंदुस्तान क्या है, और हिंदुस्तान में हमने हर शख्स की जगह बराबरी उसको दी है। जी। इस आइडिया ऑफ इंडिया को लिखित रूप से तहरीर में कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में पेश किया गया। जी। और इसमें वो बुनियादी चीज़ें रखी गई जिनको प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट किया जाता है, मसलन इक्वालिटी, मसावात, लिबर्टी, आज़ादी, हर तरह की। और ये कहा गया कि फ्रेटर्निटी, आपस में भाईचारा, ये प्रमोट करने की जिम्मेदारी हम सब पर दी गई, हुकूमत पे भी दी गई और हम शहरियों पर, नागरिकों पे, इन सिटीजन्स पे भी दी गई। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जो चैलेंजेस हैं, आज जो हमारे मुल्क के सामने चैलेंजेस हैं, जैसे कि विजय भाई ने बताया,
बहुत कंफर्टिंग था अपनी शक्ति का प्रदर्शन देखते हुए। तो हमें, जैसे हमने प्रदर्शन देखा, हमें कोई डर नहीं है दाएं और बाएं के और गैर राज्यों से, मुल्कों से और नेशन स्टेट से कि वो हमें हमारी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों का अभिवादन करते हुए, उनके साथ मिलने की कोशिश करते हुए, हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारा गणतंत्र है उसकी मजबूती को समझते हुए हमेशा जो जन है उससे मिलने की कोशिश करते हैं, उसके साथ एक कनेक्ट रखने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री जो कर्तव्य पथ पर लोग देखने आए हुए हैं परेड, उन लोगों से मिलते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की भीड़ अपने प्रधानमंत्री को, अपने नेतृत्व के अभिवादन को स्वीकार करते हुए और अभिवादन करते हुए, ये भारत की मजबूती को दिखाता है, भारत के लोकतंत्र की मजबूती को, ताकत को दिखाता है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री अपने सबसे करीब उस आदमी को पाता है जो हिंदुस्तान में सबसे पिछली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। कर्तव्य पथ पर इस बार एक और बड़ा बदलाव हुआ कि जो कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति जहां पर बैठते हैं मंच, उसके सामने वीवीआईपी गैलरी होती थी, वहां उस वीवीआईपी गैलरी पर हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े मजदूर, कर्मचारी, उन लोगों को लाकर रखा गया और वो हिंदुस्तान का वीवीआईपी बन गया। जिन मजदूरों के हाथों से ये कर्तव्य पथ का नया रूप, सजा सवरा रूप सेंट्रल विस्टा को आप देख रहे हैं, वो लोग आज इस गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा थे। एक बेहतरीन प्रदर्शन गणतंत्र का, इससे बेहतर शायद ही हो सकता हो कि जब हिंदुस्तान का या समाज का सबसे पिछड़ा आदमी सबसे आगे की पंक्ति में बैठा हुआ हो। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ की उस परंपरा का नेतृत्व करते हैं जिसमें दीनदयाल उपाध्याय को याद किया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का जिक्र किया था और भारतीय संविधान ने कहा कि हिंदुस्तान में हर आदमी को धर्म, जाति, लिंग, किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो, उसे बराबरी का मौका मिले। वही बराबरी का मौका देते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। कार्यक्रम खत्म हुआ है, समापन हुआ है गणतंत्र दिवस परेड का, लेकिन गणतंत्र दिवस की परेड हो या कोई भी मौका हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह मौका नहीं चूकते कि वो अपने लोगों से कनेक्ट बनाए रखें। गणतंत्र दिवस समारोह को और भी यादगार बना रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो यहाँ आए और प्रधानमंत्री को इतने नजदीक से वो देख रहे हैं। व्यक्ति कह रहा है, मैं गंगा की श्वास हूँ, मैं ब्रह्म। जैसा हम सब जानते हैं, पिछले 3 वर्षों से दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार हालात अब बेहतर हैं और जिस तरह की लड़ाई भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ी है उसका उदाहरण दुनिया भर में दिया जाता है। हमने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर 220 करोड़ से भी ज्यादा खुराकें दी हैं और इस समय जब हम बात करें इस समारोह को मनाने की, तो बिना कोविड प्रतिबंधों के हमने अपना ये उत्सव आज मनाया है। In the recent past, despite the pandemic years, the country has witnessed resurgence in all sectors with the launch of numerous schemes by the government to highlight ease of living, ease of business and digitalization towards a holistic growth of the country. The Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, still acknowledging the greetings and cheers of the people here who still want to reach out and convey to him their pride and happiness in celebrating this magnificent parade. At this moment of celebration, it would be nice to remember that on this cloudy 26th of January, we began the celebrations with paying homage to the Amar Jawan. And even right now, as we are celebrating here in the capital, our men and women in uniform stand guard, keeping a watchful eye, protecting our land,
over ice-capped mountains and snowy slopes and dusty dunes that seem to go on endlessly, vigilant, strong and capable, so that we may carry on with our lives like we are doing right now. It must be a very emotional moment for the Prime Minister to see the public responding to him with such joy. Celebration writ large in every movement of his. इन तस्वीरों को देखते हुए मौसम और कोहरे का हम अंदाजा लगा सकते हैं। दूर देखते हैं तो वहां विजिबिलिटी काफी कम। सभी अभी आप देख रहे हैं देवी और सज्जनों, लेकिन फिर भी आज जिस शानदार गणतंत्र उत्सव के हम सब गवाह बने, वो हम सबको याद रहेगा, हमारी यादों में बसा रहेगा। प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से। गणतंत्र दिवस के सफल आयोजन के बाद, इस समारोह के बाद सीधे सपाट रास्तों में मोड़ कभी कभी बदलाव की धुरी बन जाते हैं। देश और व्यक्ति की यात्रा में सही मार्ग का चयन भविष्य तय कर देता है। हमें गर्व है कि हमने वक्त की उंगली को थामा है। अब विकास पथ ही कर्तव्य पथ है। गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं। जय हिंद। गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं। राजपथ से कर्तव्य पथ में बदलते हुए विकास के रास्ते पर सिर्फ मौसम का कोहरा और धुंधलका ही नहीं, दुनिया की कोई भी कोहरे और धुंधलके को लड़ते हुए, उससे जीतते हुए हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान शम्स ख्वाजा साहब, संविधान विशेषज्ञ, जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तान के नामी और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, ब्रेक पर जाना चाहते हैं, लेकिन आपसे पहले एक ज्ञान लेना चाहते हैं। शम्स ख्वाजा साहब कह रहे थे ये पर्व जो है, ये संविधान जो है, वो सिर्फ किताब नहीं है, आइडिया ऑफ इंडिया है। आप इस आइडिया ऑफ इंडिया को कैसे देखते हैं? ये भारत की आत्मा है। ये भारत की आत्मा को जी, राहुल जी से शायद संपर्क हमारा टूट गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो ये केवल विचार, ब्रेक से लौटेंगे तो चर्चा शुरू करेंगे राहुल देव जी के साथ भी और शम्स ख्वाजा साहब के साथ भी। आप हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए। बहुत विद्वत मेहमान हैं, बहुत गंभीर चर्चा होने वाली है। तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं गणतंत्र दिवस को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शम्स ख्वाजा साहब हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाजा साहब, राहुल देव जी ने बात की, आपने कहा आइडिया ऑफ इंडिया, और राहुल देव जी ने कहा यह आत्मा है सब भारत की। ये आत्मा, आइडिया, और उससे पहले आप चर्चा कर रहे थे आज़ादी की। तमाम तरह की आज़ादी हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तमाम है। ये जो आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है आजकल थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में चल रहा है, कैसे आप देख रहे हैं? आपका ये स्पेसिफिक सवाल आपसे लेने से पहले जी, मैं एक पीछे आपने बड़ा एक मुबारक नाम लिया जी, दीनदयाल उपाध्याय का। जी, उनके एक किताब है, उनकी रचना है एसेज ऑन ह्यूमन इंटीग्रलिज्म जी, उसका एक पन्ना उठा के उसका एक जिक्र करूंगा आपसे। जी। आइडिया ऑफ इंडिया में प्रियम्बल में जो 4 चीज़ें कही गई हैं वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है। जी। दीनदयाल उपाध्याय जी ने फ्रेटर्निटी की एक मिसाल ऐसी कायम करी। उन्होंने कांग्रेस के एक लीडर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे जी, उत्तर प्रदेश के महान नेता थे और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, बाद में जवाहरलाल नेहरू के साथ कैबिनेट मिनिस्टर हिंदुस्तान के बने।
हाफिज मोहम्मद इब्राहिम जी उन्होंने 1937 में एक इलेक्शन जीता और एक वाजिब पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी उठी, उन्होंने रिजाइन किया और दोबारा इलेक्शन लड़ा 1939 में। जी उसकी चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में हुई। इस जीते हुए इलेक्शन पे रिजाइन करके मिनिस्टर बन के और दोबारा इलेक्शन लड़ने पे जो पॉलिटिकल मोरालिटी थी वो दीनदयाल उपाध्याय जी ने इन शब्दों में कही कि हालांकि हाफिज मोहम्मद इब्राहिम कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं, लेकिन उन्होंने जो पॉलिटिकल मोरालिटी की मिसाल कायम करी है ये हमारे देश के लिए आगे आने वाली नस्लों के लिए मार्गदर्शन होगी। जी तो हिज थॉट, हिज विजन वाज अबव पार्टी, अबव कास्ट, रिलीजन, कोई लाइंस के अलावा। यस तो ये फ्रेटर्निटी का एक आइडिया है इंडिया का जो बहुत ज़रूरी है और जिसको हमें सीखना चाहिए, हमें कायम करना चाहिए। जी। जैसे विजय भाई ने बताया था कि कितने स्ट्रेंथ हमारे मुल्क की नज़र आ रही है 26 जनवरी की परेड में। जी तो मुझे पराए उनका खतरों का डर नहीं है। शकील एक शायर थे बदायूं के, हिंदुस्तान का एक बहुत पुराना शहर है, शकील बदायूनी, उनका एक शेर है, मेरा गम यानी मेरी फिक्र, मेरा गम तो इतना बुलंद है कि पराए शोलों का मुझे डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है कि चमन को ये जला न दे। हमारे देश के अंदर इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों से हमको बचना है, उन चीज़ों से अपने संविधान को बचाना है और उन चीज़ों को हमें देखते हुए, हिफाजत करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की, हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी रखने का प्रयास करना है। जी ख्वाजा साहब आपके पास आता हूँ। राहुल देव जी हमारे साथ जुड़े। सर आपने आत्मा का जिक्र किया, मुझे पता नहीं आत्मा मैंने कभी देखी नहीं क्या होती है, लेकिन सुना आप जैसे विद्वानों से कि आत्मा जो है वो शरीर को एक ताकत देती है, मजबूत आत्मा। यदि संविधान को हम मजबूत आत्मा के तौर पर देखते हैं हिंदुस्तान को, तो क्या ये शरीर अभी मजबूत है या थोड़ा सा हिचकोले खा रहा है? नहीं, शरीर मजबूत है, अपनी बुनियादी तौर पर मजबूत है जी। हिचकोले तो इसमें देखिए जब से ये देश रहा है, आप इसको 5000 साल पहले दे जाना चाहें तब भी, और इसको आप 1947 से शुरू करें तब भी, उसको हिचकोले लगते रहे हैं। इतिहास में हमने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, इससे बहुत बड़ी बड़ी कष्ट और चुनौतियों का सामना किया है जी। तो उसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा गणतंत्र इन सारी चुनौतियों से भी निपटता रहेगा। चुनौतियां तो आती ही रहेंगी जी। क्योंकि ऐसे ही हमारे यह जीवन है और सृष्टि है जी। लेकिन उनसे निपटने की ताकत हमारे भीतर हमेशा रहेगी, क्योंकि हमारे जो ये संविधान है वो हमारी सारी आत्मा की शक्ति को पूंजीभूत करता है, उसका प्रतीक है और उसी के आधार पे बना है जी। तो ये छोटी मोटी चीज़ों से हम विचलित होते हैं, लेकिन हमारे जो एक दीर्घावधि की मैं कहूँगा कि जो उत्तरजीविता है, हमारा जो भविष्य है, हमारी जो नियति है, उसके प्रति मुझे कोई शंका नहीं। जी सर, आपका धर्म, संविधान और राष्ट्र तीनों पर ही विशेषज्ञता है आपकी और ये तीनों शब्द आजकल बहुत चर्चा में है। क्या आप तीनों शब्दों को अलग अलग देखते हैं, धर्म, संविधान और राष्ट्र, या तीनों को जोड़कर देखते हैं? विजय, मैंने आज सुबह ही एक ट्वीट की है जिसमें ये लिखा है, उस पर कुछ लोगों को समस्या हो रही है। मैंने लिखा है कि ये संविधान और इसकी उद्देशिका जी, अभी जिसका जिक्र हमारे दोस्त कर रहे थे जी, ये हमारा राष्ट्र धर्म है, ये हमारा राष्ट्र मंत्र है, ये हमारी राष्ट्र गीता है जी। तो मैं समझता हूं कि इससे आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि एक नागरिक के रूप में हमारा नागरिक धर्म जो है वो इस उद्देशिका में और हमारे संविधान में निहित है जी। और हम सब के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है जी। क्योंकि ये हमारा समूह धर्म है, ये हमारा राष्ट्र का, पूरे देश का धर्म है और इसमें हर नागरिक का धर्म है। इसमें हिंदू, मुसलमान और ईसाई और सिख की कोई समस्या नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो मैं तो इसी रूप में, इसी भावना के साथ अपने संविधान को, आज के इस दिन को देखता हूँ। मैंने आज ये भी कहा है, लिखा है कि आज के दिन ये दो टूक कहने का सबसे अच्छा मौका है, दिन है कि जो लोग इस संविधान को हटाकर तथा कथित एक हिंदू राष्ट्र राज्य लाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो ही सब नियमावली, एक सेट ऑफ रेगुलेशंस रखा जी। उसने कहीं ये नहीं सिखाया, कहीं ये नहीं बताया कि इससे हटके जो लोग हैं वो इस मुल्क के हकदार, तुम्हारे साथ रहने वाले तुम्हारे भाई बहन नहीं हैं जी।
जो माइनॉरिटीज सो कॉल्ड थी, मुसलमान हुए, ईसाई हुए, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा हम इस पे हाथ नहीं लगाएंगे, ये हिंदू कोड बिल से हट करें जी, ताकि जो हिंदू कोड बिल्स पे हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं प्रैक्टिसेस की, वो एक्सपेक्टेशंस इन मुसलमानों पर, इन ईसाइयों पर हम नहीं लागू करेंगे जी, इनके अपने तरीके रहेंगे। जैसे वो कहा है एक शायर ने, गुलहाय रंग रंग से है जीनत चमन, यानी विभिन्नता ऑफ कलर्स से, डाइवर्सिटी से सुंदरता है चमन की, देश की। गुलहाय रंग रंग से है जीनत चमन, ए ज़ौक़, ज़ौक़ हमारे दिल्ली के बहुत बड़े शायर थे और बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। गुलहाय रंग रंग से है जीनत चमन, ए ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तलाफ से, यानी शोभा किस चीज से है इस जहां को? डाइवर्सिटी से। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ने रखी और उस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया है, और वो डाइवर्सिटी ही आज कुछ लोग चैलेंज करना चाह रहे हैं। उस डाइवर्सिटी को लोग रंग ओवररन करके एक रंग से, एक उससे पोतना चाहते हैं, जो कि हिंदुस्तान के मिजाज के और खुद हिंदू धर्म के मिजाज के ऐन खिलाफ है। हिंदू धर्म में 36 तरीके हैं। मुसलमानों के सबसे नजदीक एक हिंदू धर्म का सेक्ट है जो कि मूर्ति पूजा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता जी, और जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनको कहता है कि गलत करते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं और ये धर्म से हट के करते हैं। ठीक है, वो तकरीबन वही भाषा बोलते हैं जो मुसलमान धर्म गुरु बोलते हैं। चलिए, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमारे विद्वत मेहमान राहुल देव जी और शम्स ख्वाजा साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, इतनी विद्वत चर्चा कहाँ मिलेगी साहब आपको। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। गणतंत्र दिवस की एक बार फिर आपको बहुत शुभकामनाएं। हम चर्चा कर रहे हैं गणतंत्र, भारतीय संविधान और हमारी व्यवस्थाओं की। हमारे साथ बहुत ही विद्वत पैनल जुड़ा हुए हैं। राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शम्स ख्वाजा साहब जुड़े हुए हैं जो संविधान विशेषज्ञ भी हैं, कानून की बारीकियों को समझते हैं। राहुल जी, आप हिंदुत्व की चर्चा कर रहे थे। हिंदू धर्म में और मोटे तौर पर सभी धर्मों में एक ब्रह्म यानी वन सुपर पावर की चर्चा की गई है, लेकिन जो हमारा संविधान है वो मुझे लगता है इस आइडिया के खिलाफ है। वो बैलेंस ऑफ पावर पर चलता है, सबको बराबर की ताकत देने का, सबको अलग अलग ताकत देने का एक आइडिया संविधान देता है। आजकल मुझे लगता है कि हम संविधान की इस जो आइडिया है बैलेंस ऑफ पावर से अहम ब्रह्मास्मि पर जा रहे हैं। ठीक है ये आइडिया? नहीं, मुझे थोड़ा सा आपकी बात को और समझना पड़ेगा, शायद मैं ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। मैं कह रहा हूँ सर, जिस तरह से हमारी जो पावर्स हैं जी वो तो मेरा आशय आप समझे होंगे कि मुझे जरा इसमें कुछ समस्या है आपकी स्थापना में जी। तो जैसा हमने शुरू से हम बात कर रहे हैं कि भाई संविधान की आत्मा क्या है जी? आत्मा है वो कुछ बुनियादी मानवीय मूल्य जो उस उद्देशिका में साफ है। ये उद्देशिका कहलाती है, मतलब ये इस संविधान का कुल जो मूल उद्देश्य हैं वो इस उद्देशिका में है जी। उसका नाम महत्वपूर्ण है, उद्देशिका है वो जी। अब वो आत्मा तो यहाँ है, बाकी सब उसका विस्तार है जी। अब जैसे शरीर है, शरीर में एक शरीर देह भी है हमारी, और हमारी आत्मा भी भीतर है, हमारा अंतःकरण है जी। और शरीर के अंग अलग अलग हैं, तो सभी शरीर के सभी अलग अलग अंग एक जैसे तो बने नहीं है जी। सबके काम अलग हैं, सबके अधिकार अलग हैं, सबकी भूमिका अलग है और उनमें एक आंतरिक संतुलन होता है जी। तो इस देश रूपी शरीर के सभी अंगों में संतुलन रहे, इसके लिए संविधान ने एक कामों का, भूमिकाओं का बंटवारा किया है जी, शक्ति का बंटवारा किया है जी। तो इसका हमारी आत्मा के अस्तित्व से कोई विरोध नहीं है जी। इस देह को चलाने वाली चीज जो है वो हमारा प्राण जो है, इस देह का प्राण वो हमारी आत्मा है जी। लेकिन आत्मा अशरीरी है। एक हमारे यहाँ हिंदू उसमें चलता है देह और देही। तो देह अलग है और जो देही, जो देह के भीतर बैठा हुआ परमात्मा है या आत्मा है वो अलग है, लेकिन दोनों साथ रहते हैं जब तक हम देह में हैं जी। तो यही संविधान का एक शरीर है और उसकी एक आत्मा है। आत्मा सबसे पहले उद्देशिका में आ गई, बाकी उसके शरीर के विभिन्न अंग हैं अलग अलग, जो उनको पार्ट सी कहा भी जाता है। संविधान का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उनकी अलग अलग भूमिका है। उनके आंतरिक संतुलन और समन्वय से ये देह रूपी, संविधान रूपी शरीर चलता है। मैं यही समझता हूँ जी। ख्वाजा साहब,
आप क्या समझते हैं कि क्या हम ये जो बैलेंस ऑफ पावर है इससे कहीं एक तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया हिंदुस्तान का जी, और उससे पहले उसमें नज़र डाली गई और देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पे, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग कॉन्स्टिट्यूशन था, उस पर नज़र डाली गई, तो एक फिनोमिना ये देखा गया कि कई तरह के लोगों को जोड़ना, जी, जिनकी ज़बान अलग अलग हो, जिनकी सोच अलग अलग हो, जिनके लिबास, खाना पीना, जिनका धर्म भी जगह जगह एक हो, जगह जगह अलग अलग हो, उनको जोड़ने के लिए देश को यूनिटरी स्ट्रक्चर देने के बजाय फेडरल स्ट्रक्चर दिया जाए, यानी खंडता, अलग अलग खंडों से देश जुड़कर बनेगा, संयुक्त होकर बनेगा। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना जी, फेडरलिज्म के बेसिस पे। फेडरलिस्ट पेपर्स एक मशहूर डिस्कोर्स है ज्यूरिस्प्रूडेंस में अमेरिकन उसका, जिससे हिंदुस्तान ने भी प्रेरणा ली और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी का बहुत अहम हिस्सा है। तो हिंदुस्तान में फेडरलिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। स्टेट्स को पावर्स दी गई और उन स्टेट्स को पावर्स देने से पहले जो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस था उसको खंडों में बांटा गया। एग्जीक्यूटिव को अलग किया गया, यानी जो कार्यशैली होगी, एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाएगा, लेजिस्लेचर को अलग किया गया जो कानून बनाएगा, रेगुलेशंस तय करेगा, और जुडिशरी को अलग किया गया जो इन सब के व्यवहार पर रेफरी का काम करेगा। जी, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीन लोगों आर्म्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग रूप में इंडिपेंडेंट फुटिंग पर रखा है। लेकिन सर ऐसा नहीं है क्या कि अब खिलाड़ी जो है वो रेफरी को कह रहा है कि हमारे हिसाब से फैसला दीजिए? जी, इसी वजह से मैंने आपसे वो शकील बदायूनी का शेयर अर्ज किया था कि मुझे खौफ आतिश गुल से है, जो हमारा अंदर का जो हिस्सा है जी, कि कहीं चमन को ये जला न दे। इस वक्त प्रयास कुछ लोग ये कर रहे हैं जो सत्ता में है जी, कि सारी चीज यूनिटरी स्ट्रक्चर से आ जाए। जी, औरंगजेब, आलमगीर बादशाह साहब सलामत, इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री, और नरेंद्र मोदी साहब हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री, तीनों अलग अलग विचार, अलग अलग उसके डिनोमिनेशंस के आप देखेंगे। हो सकता कुछ लोग एक को अच्छा कहें, दूसरे को बुरा कहें, तीसरे को व्हाटएवर इट इज, डिपेंडिंग ऑन वो किस बैकग्राउंड के हैं, लेकिन तीनों की एक विचारधारा थी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। ये तो स्ट्रॉन्ग सेंटर के खिलाफ है कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये तो संविधान में भी कहा गया है स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग सेंटर के चक्कर में ये स्टेट्स की पावर्स उड़ाना चाहते हैं। नहीं, ये तो लेकिन संविधान का आइडिया है। फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर को पावरफुल बनाने का आइडिया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा, कोई मोदी सरकार ने नहीं किया है। देखिए, सॉरी, वाजिब तरीके से जितना स्ट्रेंथ किया है उतना किया है। ये चाह रहे हैं कि ये ओवर स्ट्रेंथ ले, सारा डिसीजन हमारे पास आए जी, हम जैसे कहें वैसे चलेगा। ठीक है, ठीक है। ये चीज देश को चलाने की नहीं है। आपको कुछ लिमिटेड इख्तियारात दिए गए हैं। सेंटर की वो है लिस्ट है जो यूनियन लिस्ट कहलाती है, उन सब्जेक्ट्स पर आप सब कुछ करिए जी। कुछ स्टेट्स की लिस्ट है, उन सब्जेक्ट्स पर सिर्फ स्टेट्स ही कर सकती हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ कॉन्करेंट लिस्ट है जिन पे आप दोनों कर सकते हो। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अश्वनी कुमार सिवाज साहब भी जुड़ गए, मेजर जनरल अश्वनी सिवाज साहब जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिवाज साहब। बात हम लोग कानून की, संविधान की कर रहे थे, लेकिन आपके साथ जुड़ने से एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर हम चर्चा करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की रक्षा पंक्ति की लेकर। शक्ति प्रदर्शन अभी गणतंत्र दिवस की परेड में हुआ, बहुत ताकतवर तरीके से। स्वदेशी ताकत का भी प्रदर्शन वहाँ पर हुआ है। आप किस तरह से देख रहे हैं, ये 75 साल हमारे हैं या संविधान के 73 साल है, उसमें रक्षा को लेकर, डिफेंस को लेकर हिंदुस्तान कितना ताकतवर हो गया है? अब कोई चिंता ना करें साहब। सिवाज साहब शायद आवाज पहुंची नहीं है, आवाज पहुंच नहीं रही है। राहुल सर, आपसे मैं फिर से वही सवाल करना चाहता हूं जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं। एक स्पेसिफिक सवाल है, लेजिस्लेटिव वर्सेस जो हमारी जुडिशरी है, उसके बीच में जो आजकल खींचतान चल रही है, उसको लेकर कैसे आप देख रहे हैं? स्पेसिफिक सवाल। देखिए, ये समझ गया, मैं समझ गया था। उसके बाद
अपने तरीके से मैंने देखिए, मैं तो अभी आजकल हर चीज को बहुत हिंदू तरीके से देख रहा हूँ जी, धार्मिक तरीके से जी। और मेरा जो तरीका है धार्मिक जो हिंदुत्व है वो मैं आपको बता चुका हूँ जी। तो हमारे यहाँ भी पहले जो आदर्श राज्य होता था, हिंदू राज्य, उसमें जिसको आजकल ये लोग बताते हैं कि आदर्श हिंदू राज्य ऐसा होता था कि राजा से ऊपर ऋषि होता था जी। आज की व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हमारी न्यायपालिका हमारी ऋषि है जी। राजा उससे ऊपर नहीं हो सकता जी। जिसके हाथ में प्रशासन की, कानून बनाने की, दंड देने की, उस समय राजा के पास होता था, वो अब अधिकार ले लिया गया है। दंड भी इसके पास है क्योंकि न्याय वही कर सकता है। न्याय कौन कर सकता है? जो कुछ निश्चित मूल्यों और न्यायिक परंपराओं पर, न्यायिक विचार पर चलता है जी। न्याय करने की क्षमता न्यायपालिका की ही मानी गई है। न्याय करने की क्षमता और अधिकार ना तो कार्यपालिका को है ना विधायिका को है। विधायिका कह रही कि साहब न्यायपालिका को हमारी उस पर चलना पड़ेगा, हमारी इच्छा पर चलना पड़ेगा जी। क्योंकि लोक की इच्छा जो संसद में व्यक्त होती है वो सर्वोच्च है जी, मैंडेट। लेकिन जुडिशियल रिव्यू, ये तो हमारे संविधान ने ही अधिकार दिया है ना न्यायपालिका को कि वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है जी। अभी अटल जी की जब सरकार थी तो उन्होंने, सर आपके पास आता हूं मैं, माफी चाहता हूं, शिवाज साहब हमारे पास जुड़े हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद मौका मिल जाए। शिवाज साहब, यदि आपको मेरी आवाज आ रही है तो हम समझना चाहते थे आपसे हमारी डिफेंस पावर को लेकर, आपको देखकर, और अभी जब हम गणतंत्र दिवस की परेड में हमारा शक्ति प्रदर्शन देख रहे थे तो उसका एक छोटा सा सवाल मैं समझना चाहता हूं कि अब कोई चिंता ना करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करें। देखो इसमें सच्चाई ये है कि मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि भारत जो है 70 से 80% जो अपना मिलिट्री इक्विपमेंट था वो इंपोर्ट करता था और ये हम काफी सालों से करते रहे और इससे क्या था, हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे ज्यादा थी, चाहे वो रूस था, अमेरिका, जापान, इजराइल। मगर अब 10-15 साल से जो हमने आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट किया है कि भाई ज्यादातर हथियार हम खुद बनाएंगे और पब्लिक प्राइवेट का पार्टनरशिप करेंगे, उससे बड़ा फर्क पड़ा है। उसमें आत्मबल भी, एक आपका जो फॉरेन रिजर्व था वो चला जाता था बाहर, अब वो खुद ही देश के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। तो अब ये जो कंसेप्ट है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, वो बहुत फायदे कर रहा है। जैसे अभी आज हथियार दिखाए थे, नाग मिसाइल थी जो कि एंटी टैंक है, आपकी एंटी एयरक्राफ्ट आकाश मिसाइल उसको दे रहे, दूसरे देशों को बरमोज है। और जो वेपन सिस्टम हम नहीं बना सकते तो उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। पहले देश देते नहीं थे हमें टेक्नोलॉजी, मगर आप जैसे 2 एग्जांपल दूंगा मैं। एक M777 अल्ट्रालाइट हाउजर जो हमने अमेरिका से ली, उसको हमारा महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। इसी प्रकार K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड गन जो अभी रिपब्लिक डे परेड में भी थी, उसको अब हमारा L&T बना रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हथियार हम खरीदते थे बाहर से, अब वो हथियार हम बनाने लगे हैं। वो अपनी जरूरत नहीं, हम दूसरे देशों को भी अब बेच पाएंगे और फॉरेन रिजर्व ले पाएंगे। और ये पब्लिक प्राइवेट का जो एक गठजोड़ हुआ है, उससे बहुत फायदा पड़ा है। देखो अभी आपको ये समझाना पड़ेगा, तेजस मार्क 1 है वो रियलिटी बन जाएगा। अर्जुन मार्क 1 अल्फा जो टैंक, मेन बैटल टैंक है, वो भी आज डिस्प्ले था। तो आप ये भी देखें, आज की तारीख में भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना दिया, INS विक्रांत। 20 साल पहले हम इसके बारे में सोच नहीं सकते थे। शिवाज साहब, एक बेसिक सवाल मुझे समझाइए, एक बेसिक सवाल समझाइए मुझे। अभी पहले की कंट्रोवर्सी को छोड़ दूं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब ये कह सकते हैं शिवाज साहब कि अब कोई नहीं घुस पाएगा भारत की सीमा में? बिल्कुल, देखो सच्चाई है, आप जब मिलिट्री स्ट्रांग और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो फिर दुश्मन देश भी 2 बार सोचेगा। मिलिट्री स्ट्रांग आप जब तक नहीं हो सकते जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आने वाले समय में 3rd लार्जेस्ट, 5 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, उसके बाद 4th लार्जेस्ट आपके पास डिफेंस फोर्सेज है। तो इसका तालमेल होना बहुत जरूरी है। और हमारे बुजुर्ग, हम ये चाहते हैं कि हमें इंडो पैसिफिक और अपने साउथ एशिया में हम अपना दबदबा रखें। हम किसी की जमीन को नहीं हड़पते, हम चाहते हैं हम अपने आप को डिफेंड कर पाए। आई थिंक वी आर सेंडिंग दैट मैसेज लाउड एंड क्लियर कि देश जो है इकोनॉमिकली और मिलिटरी दोनों तरफ से स्ट्रांग होता जा रहा है। जिस प्रकार से हम आत्मनिर्भर और हमारी इकोनॉमी, आज की तारीख में जब रिसेशन जैसा माहौल पैदा हो गया वर्ल्ड में, एक ब्राइट स्पॉट है भारत।
और वो एक बड़ी खुशी की बात है और बड़ी हमें फख्र की बात है कि आज भारत की इकोनॉमी दूसरे देशों के बिनस्बत फिर भी बहुत अच्छा कर रही है। विजय जी, ख्वाजा साहब, जो बात हम कर रहे थे कि राहुल साहब ने भी कहा कि जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, लेकिन अभी स्थिति यह है कि अब खिलाड़ियों को रेफरी का येलो कार्ड दिखाना बर्दाश्त नहीं है। जी हाँ, ये बहुत अफसोस की बात है। जिन लोगों ने शपथ उठाई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे, जी, वो आज ये कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी आ गई, जी, हम उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को जैसा चाहे बदल देंगे। हरियाणा में हमारे यहाँ एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी, हरियाणा के एक हमारे वकील साहब भाई पहले गवर्नर बने, अब वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ये आइडिया छोड़ा है कि मेजॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की भी ऐसी की तैसी कर सकती है। जी, ये जिन्होंने ओथ ली टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नाउ ओपनिंग द डोर्स, दे आर नाउ ओपनिंग द विंडो टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर, एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार जो है, हमारा जो प्रतिनिधित्व है, नुमाइंदगी है, वो जनता की इच्छा से चलनी चाहिए, तो आप जिसे मेजॉरिटी कह रहे हैं वो मैंडेट कह रहे हैं उसको। देखिए, तो क्या मैंडेट को नहीं मानना चाहिए? फिर लोग नाराज हो जाएंगे कि भाई हमने आपको चुनकर भेजा और आप हमारी बात नहीं मान रहे। देखिए, आप जज साहब तो एक बार परीक्षा देकर आ गए थे, या कहने सुनने से कहीं से, या कोई भी जो सिस्टम था उससे बनकर आ गए, अब कोई उनको तो टेस्ट देना नहीं है। देखिए, इसमें मैं आपसे अर्ज करूंगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग्स में एग्जीक्यूटिव को पावर्स दी गई हैं। उन पावर्स का इस्तेमाल जो मैंडेट लेकर आएगा वो करेगा। जी, लेकिन उन पावर से ऊपर हटकर, उन पावर से बियॉन्ड जाकर, जिसको मैं कह रहा था कि कुछ 3 लोगों ने इतिहास में कोशिश करी कि सारी पावर्स उनकी तरफ सिमटने लगे, वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, वो आइडिया ऑफ इंडिया अलाउ नहीं करता है। लेट अस बी वेरी क्लियर, बेसिक स्ट्रक्चर में आप अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, या आप मिनिस्टर हैं, या आप एग्जीक्यूटिव हैं, आपको एक इख्तियारात दिए गए हैं, इसमें आप काम करिए। अगर आप कोशिश करेंगे इससे हटकर उसमें भी आप काम करें, उसको भी आप अपनी जेब में रखें, उस पर भी आपका कहना चले, तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, कानून साजी। जुडिशरी का काम है डिसाइड करना, रेफरी का काम करना। और जुडिशरी जो है, ये सोचना कि जुडिशरी जो है वो बिल्कुल ही बेलगाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ये प्रोविजंस हैं कि अगर जजेस उस तरीके से नहीं करेंगे तो इम्पीचमेंट का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, मैं राहुल जी के पास आऊँ, लेकिन एक सवाल आपसे ही समझना चाहता हूँ, जुडिशरी का जुड़ा हुआ है कि जो जजेस को अपॉइंटमेंट को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, कॉलेजियम को लेकर या एनजीएसी को लेकर, आप कैसे देख रहे हैं? आप समझते हैं कि कॉलेजियम जो है वो परफेक्ट है, मतलब जज साहब से ज़्यादा समझदार दुनिया में कोई नहीं है, और जजेस के अपॉइंटमेंट जैसे हो रहे हैं वो आप जानते हैं, उस पर मुझे बोलना उचित नहीं लगेगा। आपका फरमाना बिल्कुल सही है। कॉलेजियम में बहुत गलतियां हो रही हैं। जी, पटना हाई कोर्ट के जो लास्ट 2 अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ऐसे लोगों के हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डिस्प्ले करते हुए नहीं नजर आते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे जजेस के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो उस जिम्मेदारी को के लिए मैं नहीं समझता कि उनको तकलीफ देनी चाहिए थी। सर, क्रिकेट के मैच में आजकल थर्ड एम्पायर भी होता है, एम्पायर ने जो फैसला दिया उसको रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन जज साहब को थर्ड एम्पायर पसंद नहीं है। देखिए, जज साहब को थर्ड एम्पायर पसंद नहीं, तो उसका तरीका है, उसका इलाज ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब या एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट ये डिसाइड करे कौन जज बनेगा। वरना तो जिसकी मेजॉरिटी उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। जी, मुझे यकीन था कसूर मेरा ही निकलेगा। जी, फिर तो ये वाली बात हो जाएगी। जी, तो इसलिए जजेस को, जुडिशरी को, जस्टिस को लेजिस्लेचर से भी अलग किया गया, एग्जीक्यूटिव से भी अलग किया गया। और आप लोग जजेस को चुनने में आपका रिफ्लेक्शन आ सकता है, लेकिन आपका असर्शन नहीं आएगा। ये बैलेंस रखा गया है और बड़ा नाजुक बैलेंस है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, कॉलेजियम में रेफरेंस कहाँ है? कॉलेजियम में तो कोई रेफरेंस ही नहीं है। आप ही तय कर लेते हो, जो शम्स ख्वाजा साहब हो गए सीजेआई, तो उनको जो जज गई वही करेंगे, राहुल जी को बना दें या विजय त्रिवेदी को बना दें, मर्जी हो जिसको बना दें, और फिर सवाल हम कर नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा। फिर आपने कहा कि जब मैंने रिपोर्ट रिकमेंडेशन भेज दी तो आप उनको बना क्यों नहीं रहे जज? वो देखिए, मतलब आप ये मानते हैं ख्वाजा साहब कि जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है और उनकी विद्वता पर सवाल नहीं उठना चाहिए?
नहीं हुजूर, मैं ये नहीं मान रहा। मैं यही ये तो मतलब इसका नहीं तो एनजेसी में क्या फर्क है? जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स में जुडिशरी को अपर हैंड होना चाहिए, क्योंकि उस काम को, उस प्रणाली को उन लोगों को ज्यादा समझते हैं। तो अपर हैंड का मतलब ये हुआ कि कॉलेजियम से आप सहमत नहीं है पूरी तरह से? देखिए, कॉलेजियम में बहुत कमियां हैं जी, उस सिस्टम को मॉडिफाई करना होगा, बहुत प्रिमिटिव सिस्टम है वो जी। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के नॉमिनीज पहुंचेंगे वहां पर जी, वरना मामला खत्म। एक चीज जो कंट्रोवर्सी, एक बात समझाइए मुझे, प्राइम मिनिस्टर के हाथों में आपने देश सौंप दिया, सारे फैसले आप प्राइम मिनिस्टर के करवाते हैं, एक जज के अपॉइंटमेंट से ऐसा क्या हो जाएगा कि जज साहब को लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ गलत कर देंगे क्या, कि सुप्रीम कोर्ट में बस कुछ ऐसा बैठा दें कि गड़बड़ हो जाए? मैं आपसे अर्ज करूं, क्या प्रॉब्लम है जी? 14 लाख करोड़ मुझे बताया गया हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से, सरकारी पूंजी से निकल कर वो 1 और 2 भाई लोगों के पास, बिजनेसमैन के हाथ में चले गए जी। कल मुझे किसी ने बताया गया कोल माइंस जो हैं वो बिक चुकी हैं और वो एक पर्टिकुलर साहब हैं उनके पास चली गई हैं। अब पीएम केयर्स फंड में, जिसमें सरकारी इदारों ने पैसा दिया, यूनिवर्सिटियों ने सरकारी पैसा दिया, उस सब में जो पैसा आया उस पर अगर पूछा गया कहाँ गया, कैसे गया, क्या खर्च होगा, तो उस पर कोई जवाबदेही नहीं बनती है एग्जीक्यूटिव की। प्राइम मिनिस्टर ये तो फिर डिफरेंट डिबेट होगी सर कि प्राइम मिनिस्टर की पावर, सर ये तो डिफरेंट डिबेट होगी, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की पावर पर, एग्जीक्यूटिव की पावर पर, या जो हमारी लेजिस्लेटिव है उसकी पावर पर चर्चा करें। राहुल जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? सर विजय भाई, एक जुमला सिर्फ मैं कहूंगा, ये डिफरेंट डिबेट्स देखने में लग रही है, असल में नहीं है, क्योंकि यहीं पर जुडिशरी की जरूरत है और यहीं पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जरूरत है। प्लीज ओवर टू यू। राहुल जी। विजय, हम लोग देख चुके हैं कि एक सर्वसत्तावादी प्रधानमंत्री क्या देश के साथ कर सकती हैं, वो इंदिरा गांधी जी का उदाहरण है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर उस समय न्यायपालिका ने उनको अपदस्थ नहीं किया होता, अगर इमरजेंसी को गलत सिद्ध नहीं किया होता, तो इस देश को और लोकतंत्र को कौन बचाता? जी, लेकिन सर उस समय न्यायपालिका ने क्या किया ये तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं, एक मिनट, क्योंकि संसद ने तो उसको पास कर दिया था जी, राष्ट्रपति महोदय ने भी दस्तखत कर दिए थे जी, तो उस समय लोकतंत्र को किसने बचाया था? जी, इसी न्यायपालिका ने बचाया था। अब अगर बहुसंख्यक, लोकतंत्र का मतलब है कि जो बहुसंख्या है, जिसके पास मेजॉरिटी है, उसका चलेगा। एक मिनट जी। तो अभी जो देश का कानून है वो जो बना है, बेसिक स्ट्रक्चर वाला मामला, धनखड़ साहब और मैं भी शामिल हूँ अर्शद साहब की बात से, कि उन्होंने जो कहा है, जो उन्होंने रास्ता खिड़की खोली है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो संविधान विरोधी है जी। साफ। ठीक है। संविधान में ये कॉलेजियम सिस्टम पूरी बहुत इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है जी, लेकिन उससे वो सरकारी दबाव में लिए गए कई गई नियुक्तियों से बेहतर है जी। और इस वक्त वो देश का कानून है जी। कानून कैसे है? संविधान के हिसाब से कि तो बहुमत, वो जो कानून भी बना वो बहुमत के आधार पे बना जी। न्यायाधीशों की, न्यायमूर्तियों के बहुमत के आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई गई। ठीक है ना? तो ये जो बना है अभी तक जो, वो तो संविधान के अनुसार कानूनन ही बना है जी। तो जो संसद में बहुसंख्यक होने का और बहुमत का लाभ उठाकर लोग, सरकारें, हमारी न्याय विधायिका गड़बड़ करती रही है और कर लेती है, और आगे भी पूरी गुंजाइश इसकी हमेशा रहेगी जी। उसको सुप्रीम कोर्ट का बहुमत अगर अस्वीकार कर दे तो इसमें क्या समस्या है? ये तो हमारे संविधान के अनुरूप ही हो रहा है ना। ठीक है, लेकिन मैं सर दूसरी बात समझना चाहता हूं कि जो लोग, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, न मौजूदा प्रधानमंत्री की, न पिछले प्रधानमंत्री की, हमारी व्यवस्था की बात कर रहा हूं। एक तो धनखड़ साहब का केस स्पेसिफिक भी है कि वो खुद भी जुडिशरी से, हमारे लीगल सिस्टम से जुड़े रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, तमाम तरीके की बातें रहे हैं, और मैंडेट वाले लोग भी रहे हैं, तो उनके पास तो दोनों चीज़ों का अनुभव है, वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। मेरे पास तो किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं है। लेकिन मैं ये बात समझना चाहता हूँ कि मैंडेट को जब हमने सबसे बड़ी ताकत दी है, हिंदुस्तान की जो सरकार है, हिंदुस्तान जो है वो उस मैंडेट से चल रहा है ना। ठीक है, और जब हम कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम अपूर्ण है और वो हिंदू हित विरोधी भी हैं।
मुझे ये दो टूक कहने में आज कोई संकोच नहीं है और मैं समझता हूँ कि सबको इससे सहमत होना चाहिए। जी सर, दो शब्दों को आपने इस्तेमाल किया, अब आप विद्वान हैं, आप समझा सकते हैं, थोड़ा सा मुझे समझाइए। आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र का जो आइडिया है वो हिंदू विरोधी भी है। वो सारे लोग तो हिंदू राष्ट्र बनाना ही इसलिए चाहते हैं, वो हिंदुओं का हित रखना चाहते हैं, कहते हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। तो हिंदू हित तो इसमें है कि भारत जैसा वो रहा है, जैसा वो सदियों से रहा है, वो वैसा बना रहे। यानी और उसके लिए जो अभी हमारे दोस्त जिक्र कर रहे थे, दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एक राजनीतिक दर्शन दिया जिसको भारतीय जनता पार्टी मानती है, एकात्म मानववाद जी, मैं समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक जीवन के लिए या राष्ट्र के लिए भी इससे सुंदर कोई विचारधारा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सर्व समावेशी है। ये सारे मनुष्यों में एकात्मता की बात कर रही है जी। तो अगर इसको अपने आचरण में उतार लें हम सब लोग, तो फिर कोई समस्या नहीं है जी। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की आज जो लोग बात कर रहे हैं, मुझे ये कहना पड़ता है बहुत दुख के साथ कि वो हिंदू हित नहीं समझते हैं, वो हिंदुत्व की आत्मा से भी दूर हैं। हिंदुत्व की आत्मा सर्व समावेशी है, एकात्मतावादी है जी। हमारा पूरा हिंदू दर्शन, हमारी गीता, हमारा वेदांत, ये पूरी सृष्टि की एकात्मता की बात करते हैं। तो एकात्मता में फिर कोई भी पराया नहीं है। तो उसमें ना तो मुसलमान पराया है, ना ईसाई पराया है, ना हिंदू पराया है। तो ये हिंदू दृष्टि है सर। जब हिंदू दृष्टि ये है और परायापन नहीं है, हिंदू धर्म का आपने विस्तार से चर्चा की, तो फिर ये डीएनए अलग अलग है, डीएनए एक है, पूर्वज है, लव जिहाद है, फिर आप अलग है, मैं अलग हूँ, ये सब क्या? ये ऐसी जलेबी मत खिलाइए मुझे सर, थोड़ा सा ठीक से समझा दीजिए। अरे अब समझते आप सब हैं विजय, आप मुझे कहने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए ये मैं एक जो आज जिस हिंदुत्व, सावरकर ने एक हिंदुत्व शब्द जो दे दिया, अंग्रेजी में दिया था उन्होंने जी। हिंदुत्व एक हिंदी का या देवनागरी का भारतीय भाषाओं का शब्द है। जैसे बंधुत्व होता है, जैसे मनुष्यत्व होता है, जैसे पुरुषत्व होता है, स्त्रीत्व होता है, मातृत्व होता है, वैसे ही हिंदुत्व होता है। ठीक है जी, ये कोई वाद नहीं है। ये होना, हिंदू होना मतलब हिंदी होना मतलब क्या है? जो सबको एक दृष्टि से देखता है, जो सब में एक ही आत्मा को देखता है, वही हिंदू तो है। हम वेदांत को अपने दार्शनिक रूप से सबसे प्रतिनिधि और सर्वोच्च दर्शन मानते हैं जी। वेदांत क्या है कि सब में एक ही आत्मा है, हर भूत में, केवल मनुष्यों में नहीं, हर पशु पक्षी और प्रकृति मात्र में एक ही आत्मा है। वही आत्मा परमात्मा भी है। हम सब तत्वतः ईश्वर आत्मा है, और विश्वात्मा है जी। तो अगर ये है सच्चा हिंदुत्व मेरी दृष्टि में जी। जो लोग हिंदू को मुसलमान से अलग करके, क्रिश्चियन से अलग करके, बाकी लोगों से अलग करके अगर देख रहे हैं, तो वो अहिंदू बात कर रहे हैं। ये विचार ही अहिंदू है। इसलिए मैं सच्चे हिंदुत्व की बात करता हूँ, सावरकर वाले हिंदुत्व की बात नहीं करता हूँ। वो सावरकरी हिंदुत्व असली हिंदुत्व का विरोधी है, उसको नहीं समझता और उसको चोट पहुंचाता है जी। ख्वाजा साहब, राहुल जी ने बहुत विस्तार से हिंदुत्व की चर्चा की है, हिंदू धर्म की चर्चा की, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आजकल बहुत हिंदू शब्द को लेकर ही बहुत हंगामा हो जाता है, कोई हिंदू बोल दे, फिर मुझे समझाया गया कि आप अच्छा हिंदू बोलने से आप नाराज होते हैं तो आप भारतीय बोलिए। कहा गया कि जैसे अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन होते हैं, जर्मनी में रहने वाले जर्मन होते हैं, रूस में रहने वाले रशियन होते हैं, तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू होते हैं। क्या ये परिभाषा ठीक लगती है आपको? देखिए, अगर ये परिभाषा है तो इसमें कुछ हर्ज नहीं जी। डेफिनेशन या परिभाषा ही एक चीज है, आप किस चीज को किस परिभाषा से देख रहे हैं जी। अगर आप हिंदू धर्म की परिभाषा में ये जोड़ दें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कहना हिंदू धर्म का हिस्सा है जी, तो वो हिंदू धर्म की परिभाषा वैसी बन जाएगी जी। परिभाषा तो डेफिनेशन है। अगर आप हिंदू के माने ये करेंगे कि हर हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी हिंदू है, तो भाई हम सब हिंदू हैं, इसमें क्या बात है जी। और अगर आप भगवान को, खुदा को, परमते ईश्वर को एक मानने वाले को अगर आप मोमिन कहेंगे, मुसलमान कहेंगे, तो हर हिंदू मुसलमान है जी।
तो ये चीज तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही थी जी। उन्होंने ही कहा था कि इस तरीके से वो है कि मैं हर उस तरह से मैं मुसलमान हूं और हर उस तरह से मैं हिंदू हूं जी। तो ये चीज तो वाकई में बहुत, और हिंदू धर्म का थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ हिंदू धर्म एक मिजाज ये रहा है कि वो हर एक को अपने अंदर अपने साथ मोहब्बत से लेके चला है जी। और हिंदू धर्म का एक जो बेसिक वो है कि आज तुम यहाँ हो कल तुम्हारी आत्मा वहाँ है। अगर तुम आज हिंदू हो कल हो सकता तुम कल मुसलमान बनो, कल तुम बंदर बनो, परसों तुम गाय बनो। ये एक हिंदू धर्म की आस्था है जी। आप किस पर कैसे हाथ उठा सकते हैं? कल पता नहीं वो आपका क्या था, परसों पता नहीं आप उसके क्या हो। ये एक आस्था का एक वो है, इशू है। लेकिन आपने जो बात फरमाई थी कि हिंदुस्तान की रूह, हिंदुस्तान की आत्मा संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बेसिक स्ट्रक्चर है जी। वो मूल तत्व हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? वो मूल तत्व हैं जिन पर कॉन्स्टिट्यूशन का आधार रखा गया है जी। तो वो आत्मा, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना आज के संकटमय दौर में हम वकीलों का, हम नागरिकों का, हम बुद्धिजीवियों का सबसे पहला फरीजा है, सबसे पहला फर्ज है जी। और शम्स ख्वाजा साहब, विद्वानों की परेशानी क्या होती है कि वो हम जैसे जो अनपढ़ लोग होते हैं ना उनको बहुत फंसाते हैं। अभी राहुल देव जी ने हिंदुत्व की चर्चा करके इतना विस्तार से कहा, अब आपने एक और नए शब्द का इस्तेमाल किया, आस्था। वैसे आस्था से ही हम पिछले 15 दिन से आस्था को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं। अब कुछ लोग आस्था को अंधविश्वास कहते हैं, आप जैसे विद्वान लोग, हम जैसे कुछ लोग हैं अंधविश्वास को आस्था कहते हैं। ये क्या फर्क है? ये आस्था का क्या चक्कर है? देखिए, आस्था के माने ये हुए कि आप किस चीज़ में अकीदा रखते हैं जी। मेरी आस्था के खिलाफ आप बोलना चाहें, आपको पूरा हक है जी। लेकिन मैं अपनी आस्था को उस हिसाब से उसका उस पर मैं उसूल बना के उस पर चलूँगा। मेरी आस्था के खिलाफ बोलने में कोई हर्ज नहीं है जी। आप कहिए अल्लाह एक नहीं है, आप कहिए मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है जी। आप कहिए भगवान राम ऐसे नहीं है, आप कहिए वो ऐसा नहीं है। ये एक एकेडमिक, एक इंटेलेक्चुअल, एक सामाजिक डिबेट है, जरूर कहिए, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन मैं मानता रहूँगा कि अल्लाह एक है, मैं मानता रहूँगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मैं मानता रहूँगा कि रामचंद्र जी तशरीफ़ लाए हिंदुस्तान के उसमें रकबे में और उन्होंने यहाँ पर खुदा का पैगाम पहुँचाया जी। तो ये मेरी आस्था हुई। तो आस्था में और विश्वास में अगर किसी की आस्था मजबूत है, विश्वास मजबूत है, तो किसी तीसरे आदमी के अशब्द बोलने से भी न उसकी आस्था पे प्रहार होता, न उसके उसूलों पे प्रहार होता। सिर्फ वो लोग उस पर नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं जिन लोगों की विश्वास आस्था में नहीं है, आस्था के सिर्फ प्रकट करने में, सिर्फ उसके एक्सप्रेशन में है, तो उन्हें तकलीफ होती है। राहुल सर, ये आस्था और अंधविश्वास का झगड़ा पिछले काफी समय से चल रहा है। क्या होता कि जो आस्था जिसको लोग कहते हैं और आपको पसंद नहीं है तो आप उसे अंधविश्वास कहते हैं, जिसे आप अंधविश्वास कहते हैं कि भाई आपकी बात, आप नाराज हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप इसको अंधविश्वास कहते हैं, मैं इसे आस्था कहता हूँ। ये जो बारीकी है आस्था और अंधविश्वास के बीच की, ये कैसे समझ में आ सकती है? वैसे जो विद्वान लोग आस्था को लेकर परेशान हैं और आस्था के बहुत उद्घोष कर रहे हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ गीता के 3रे अध्याय में कुछ श्लोक हैं जी। वहाँ पर गीता में आस्था शब्द नहीं है, श्रद्धा शब्द कई बार आया है जी। बहुत खूब। और उसमें बहुत सीधा है, त्रिविधा श्रद्धा की बात कही गई है। श्रद्धा 3 तरह की होती है, 17वें अध्याय में भी ये मिल जाता है जी। और उसमें साफ है कि श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यच्छद्रः स एव सः, यानी ये पुरुष यानी हम सब श्रद्धामय हैं। हमारी श्रद्धा एक हमारा सबसे बड़ी ताकत कह सकते हैं, और जो जिस श्रद्धा का होता है वही वो वही होता है जी। अब श्रद्धा 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसी और तामसिक। तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग इन 3 तरह की श्रद्धाओं या आस्थाओं के अंतर को नहीं समझते। तो हमें सात्विक श्रद्धा वाले भी लोग दिख जाते हैं जो कभी भेदभाव की, जो कभी मनमुटाव की, जो कभी विभाजन की और हिंसा की, शत्रुता की बात नहीं करते। ये सात्विक श्रद्धा है। फिर एक राजसिक श्रद्धा होती है, उसके विस्तार में अभी मैं नहीं जाऊंगे, लेकिन वो इन दोनों के बीच की है। एक तामसिक श्रद्धा होती है जो आलस्य, जो प्रमाद,
जो हमारे दुर्गुण हैं मनुष्य में, उनमें उनको आस्था बनाती है। और उसमें ये भी आता है कि जो लोग भूत प्रेत आदि में श्रद्धा रखते हैं, उनको इस तामसिक आस्था वाला, तामसिक श्रद्धा वाला कहा गया है जी। तो बात बहुत स्पष्ट है जी। धर्म में और संसार के हर धर्म का एक आध्यात्मिक पक्ष है। ख्वाजा साहब इसकी तस्दीक करेंगे जी। और उस आध्यात्मिक पक्ष में कई चमत्कार, कई दिव्य पुरुष हुए हैं। हमारे सारे अवतार, हमारे सारे संत महात्मा जो सच्चे हैं, उन्होंने उनके जीवन में, जैसे कृष्ण भी कहते हैं कि उनका जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं, यानी असाधारण होते हैं। और इस्लाम में भी हमें मिलेगा, इस्लाम में भी मिस्टिसिज्म है, क्रिश्चियनिटी में भी, क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म भी एक अलग, और कई दुनिया में जहाँ जहाँ धर्म है वहाँ अध्यात्म की एक धारा है। लोग उसके बाहरी रूप में अटक जाते हैं और जो अंतर, उसकी जो आत्मा है, जो उसका बीज है, जो आध्यात्मिक अनुभूति पर आधारित है, जो एकात्मता की अनुभूति पर आधारित है, वो है रहस्यवाद, उसको आज कहा जाता है। मैं अभी 3-4 दिन पहले हजरत इनायत खान साहब की मजार पे गया अपने कुछ दोस्तों के साथ, निजामुद्दीन में। ये वो औलिया, हजरत औलिया की मजार नहीं है, ये बहुत आधुनिक समय में पूर्व और पश्चिम को एक करने वाले, एकता का, आध्यात्मिक एकता का संदेश देने वाले बहुत आधुनिक हजरत इनायत खान की मजार है, जो परम शांत है। वहाँ पे मैं बैठा, एक तरह से ध्यान में बैठा, और मेरे मन में पहले जो शब्द आया, जो गूंजता रहा, वो था ओम। तो मैं अगर उनकी मजार पर ओम कह सकता हूँ तो मैं समझता हूँ यही धर्म है। और मैं अपने को, चूंकि ईश्वर एक है, इसलिए मैं मोमिन भी हूँ जी, और मैं हिंदू भी हूँ। और अंतिम बात, हिंदू शब्द मूलतः एक भौगोलिक शब्द है, उसको उसके भौगोलिक अर्थ में इस्तेमाल करें तो हम सब हिंदू हैं। ठीक है। हम जब उसको धर्म से जोड़ देते हैं, धार्मिक परंपरा से जोड़ देते हैं, तो समस्या पैदा हो जाती है। फिर वहां पर हिंदू अलग और मुसलमान अलग और सिख अलग और ईसाई अलग हो जाते हैं। सर, भौगोलिक मूल अर्थ में देखें तो सब एक हैं। ठीक है, वो तो ख्वाजा साहब भी यही बात करें कि भौगोलिक अर्थ में एक है, लेकिन आपने हिंदू शब्द के साथ अभी कहा कि एक सावरकर हिंदुत्व की आपने जिक्र किया कि उसमें परेशानी है। लेकिन सर, सावरकर के थोड़ा सा, क्योंकि आप इतने विद्वान हैं, आपसे समझना चाहता हूँ, सावरकर ने जिन शब्दों में या जिस तरह से हिंदुत्व को या हिंदू को डिफाइन किया, हिंदुत्व को छोड़ देते हैं, हिंदू को डिफाइन किया, कमोबेश वही परिभाषा तो संविधान में लिखी गई है। आपका हिंदू कोड बिल क्या कहता है, समझिए सर, हिंदू कोड बिल में जो हिंदू है वही तो सावरकर का हिंदू है। बताइए क्या फर्क है मुझे। देखिए, ये बहुत थोड़ा जटिल है, मेरे लिए भी जटिल है विजय, और हम सबके लिए। कई आयाम हैं इसके जी, और उसमें कोई मैं नहीं कह सकता कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, वही श्रेष्ठ है। मैं इससे अलग अलग राय हो सकती है जी। मूलतः जो मेरी समझ है कि सावरकरी हिंदुत्व जो है वो एक राजनीतिक विचार है जी, वो, और हिंदुत्व अपने आप में एक आध्यात्मिक चीज है, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं, वो ठीक है, पॉलिटिकल, लेकिन जो डिफाइन हम जिस पे कर रहे हैं, आध्यात्मिक तो अलग बात हो गई सर। अब आध्यात्म पर तो हम जाते नहीं है। ख्वाजा साहब, आप कानून को, संविधान को भी समझते हैं, मुझे बताइए हिंदू कोड बिल के हिसाब से हिंदू और सावरकर के हिंदू की जो परिभाषा है उसमें क्या फर्क है? देखिए, बहुत क्यों नाराजगी जी, बहुत बड़ा फर्क है जी। हिंदू कोड बिल के हिसाब से जी, तो हिंदू वो है जिसे आप विजय भाई और हिंदुस्तान के सही सोच, अच्छी सोच रखने वाले लोग हिंदू समझते हैं जी। सावरकर का हिंदू वो है जो कि इस धारा पर बज़ाहिर तो चलता नजर आता है जी, मगर बाकी सब लोगों से जो उसकी सोच, उसके तरीके, उसके धर्म, उसकी रचनाओं, उसकी आस्थाओं से हटकर हैं, उन सबसे नफरत करना सिखाता है और नफरत करने को मैंडेट कहता है। ये लोग बिल्कुल अलग की बात है। ये तो आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो अलग बात है, डिफाइन करने की बात है। सावरकर ने हिंदू को मुसलमानों और ईसाइयों से अलग किया, एक परिभाषा देकर पितृभूमि और पुण्य भूमि को जी। हिंदू कोड बिल ने भी हिंदुओं में सिखों को, बौद्ध को, जैनियों को तो शामिल किया, लेकिन हिंदुस्तान में पैदा होने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों और ईसाइयों को शामिल नहीं किया। तो ये डेफिनेशन में क्या फर्क है? इसलिए किया कि जो प्रैक्टिसेस थी जी रिलीजन्स की जी, वो बहुत सिमिलर थी उन रिलीजियस डिनोमिनेशन में जिनका आपने नाम लिया जी, लिहाजा उनको हिंदू कोड बिल में शामिल किया गया जी। हालांकि सिखों को उससे बड़ा इतराज हुआ जी, और अभी भी है। और उसने
उन प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए उसको ठीक करने में इतनी हाय तौबा क्यों है, और क्यों हमारी जो मैंडेट वाली व्यवस्था है, या तो हम इस पर फिर से विचार करें कि क्या हमें ये मैंडेट वाली व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए, बहुमत वाली सरकार की व्यवस्था हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। और ये बहुमत वाली सरकार 10 लाख करोड़ के बजट पे सरकार देश का फैसला कर सके, विदेश नीति पर फैसला कर सके, राष्ट्र नीति पर फैसला कर सके, सिर्फ एक जज साहब के अपॉइंटमेंट पर फैसला नहीं कर सके, ये जो शक है ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सहमत हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात। मैं समझ रहा हूँ, हम सबके, मैंने कहा कि मैं भी कॉलेजियन सिस्टम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है जी। तो जैसे लोकतंत्र भी सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन उसको जितनी व्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे बेहतर माना जाता है जी। यही है ना जी। तो अच्छा ये होगा कि अगर सरकार को इतनी समस्या है कॉलेजियम से, तो वो एक नया कानून बनाए जी। उससे पहले वो न्यायपालिका को कंसल्ट कर ले जी, मिलकर पहले दोनों आपस के मतभेद दूर कर ले, एक कंसेंसस बना ले, सर्वानुमति बना ले, उसके आधार पर एक वो नया कानून ले आए। पहले जैसे एनजेएसी लाए थे, अब एनजेएसी 2 ले आए, और हम आशा करें कि अगर वो सचमुच संविधान की भावना और बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के अनुरूप होगी तो उस न्यायपालिका उसको स्वीकार कर लेगी जी। लेकिन रास्ता आपस में बात करके रास्ता निकालने का ही है ना, और तो कोई रास्ता नहीं है। ठीक है सर। वक्त एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, फिर तुरंत लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय गणतंत्र, शक्ति और संस्कृति की। हमारे साथ विद्वत पैनल है, हमारे साथ विद्वत मेहमान जुड़े हुए हैं। राहुल देव साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शम्स ख्वाजा साहब जुड़े हुए हैं, संविधान विशेषज्ञ। और एक बेहतरीन विद्वत मेहमान और मेरे साथ जुड़ गए, जिन्हें मैं कहता हूँ फुल ऑफ एनर्जी है, मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, जो डिफेंस एक्सपर्ट भी है। शाह साहब, हैप्पी रिपब्लिक डे। बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर, आपके एनर्जी को देखकर। क्या कह रहे हैं हमारी डिफेंस पावर को लेकर आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? मुझे लगता है कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। वो कॉन्फिडेंट नहीं, 100% जितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए उतना कॉन्फिडेंस बराबर का है जी। क्योंकि मैं जानता हूँ ये बात कि हमारी देश की सेना का मुकाबला कहीं पे नहीं है दुनिया में। आप ढूंढने भी जाएंगे, आपको ऐसी सेना नहीं मिलेगी जी। मैं देखिए, हमें एक चीज हमें ट्रेनिंग के टाइम पे दिखाई जाती है कि बहा हुआ पसीना युद्ध में खून बचाता है जी। और आप देख लीजिए कि एक और चीज दिखाती है कि मशीन ही नहीं, द मैन बिहाइंड द मशीन, जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है, यानी कि बंदूक के पीछे कौन है, या जो जहाज चला रहा है कौन, पायलट कौन कर रहा है, इस तरीके की चीजें जी। आपने खुद देख लिया 27 फरवरी 2019 को विंग कमांडर उस टाइम पे थे, अभी ग्रुप कैप्टन बन गए हैं, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, जब पाकिस्तान में क्रैश लैंड किए थे, उन्होंने क्या कहा दुश्मन को? उन्होंने कहा था आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, केवल यही कहा था। तो उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे रंग लाई थी और मजबूती ये अभी हमारी AK-203 राइफल आ रही हैं, जो कि 5000 राइफल तो मार्च में आ जाएंगी हमारे जी पास। बाकी जो 6 लाख राइफल है वो सब्सिक्वेंटली फॉलो अप करेंगी। इसमें ये इसका ये कैलिबर जो है 7.62 है, जो कि LMG का कैलिबर होता है जी। इसकी जो रेंज है वो 800 मीटर, ठीक, और हल्का भी होगा और छोटी भी होगी। इसका बट फोल्डेबल होगा। इसके अलावा हमने परसों INS भगीर सबमरीन नेवी की उसको कमिटिंग किया बंबई में जी। राफेल भी आ गए हैं। हमने इजराइल से ड्रोन्स लिए हैं, जिनको हम लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में लगाएंगे इंडो चाइना बॉर्डर पे जी। आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा विजय भाई जी, यहाँ पे भलाई वो 9 दिसंबर का तवांग का ना हो, लेकिन आपने देखा होगा कि हमने हमारी सेना, हमारे जवान जो लट बरसा रहे हैं चीनी को, और चीनी को खदेड़ को वहां से भगा रहे हैं, और वो दुम दबा के भाग रहे हैं वहां से बिगी बिल्ली बनके। तो इसमें बिना हथियार के हम लड़े जी। सर एक चीज समझना चाहता हूँ, पराक्रम हमारी विजेता वहां पे दिखाती है जी। शाह साहब, एक चीज समझना चाहता हूँ आपसे, हमारी जो पूरा देश है, देश का एक एक आदमी हमारी सेना पर भरोसा करता है, गर्व करता है, सम्मान करता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई सवाल भी नहीं करता हमारी सेना को लेकर। लेकिन कहा जाता सर कि सोना जो है ना,
कसौटी पे परखे बिना असली सोना नहीं कहलाता, ठीक है ना। अब 1998, 99 उसके बाद 2023 25 साल करीब करीब हमें हो गए हैं कि हमारी सेना ने कोई जंग नहीं लड़ी है। जंग नहीं होनी चाहिए, मैं कोई इसकी चाह नहीं रहा कि जंग हो, लेकिन 25 साल हमारी जो असली सोना है, जो खरा सोना है, उसको कसौटी पे परखा नहीं गया। तो कभी कभी कुछ लोग सवाल खड़े कर देते हैं, गलत है क्या? देखिए, मैं आपकी बात मैं समझ गया बिल्कुल। आपने जो बात करी है वो आम जनता भी ये बात करेगी, लेकिन देखिए हमने पाकिस्तान को हमेशा धूल चटाई है जी। भलाई 65 हो, भलाई 71 हो, 1 वॉर हो, जहाँ पे मेरे फादर स्वयं लड़े थे 71 वॉर में लोगेवाला से जी। भलाई 1999 हो, कारगिल का युद्ध, भलाई बालाकोट हो, भलाई सर्जिकल स्ट्राइक हो, भलाई कुछ भी हो बॉर्डर पे जी, हमने धूल तो चटाई है जी। और आज की तारीख में भाई मैं भी ये शुभकामना करता हूँ, ये भी तमन्ना है मेरी कि जंग ना हो जी। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से फर्स्ट हैंड जी खून खराबा देखा है, अपने जवानों, अपने भाइयों को अपने बाहों में मरते हुए, दम तोड़ते हुए देखा है। और सबसे मुश्किल काम मैंने फौज में क्या करा, ये नहीं कि मैं सरहद पे था और दुश्मन की मैं गोलियां का सामना करा ना, सबसे मुश्किल काम ये था जब मैं किसी के घर पे फोन करता था और बोलता था कि आपका बेटा, आपका पिता, आपका भाई, आपका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसको शहादत प्राप्त हो गई है। हालांकि शहादत प्राप्त करना बहुत गर्व की बात होती है जी, हर किसी को नहीं मिलती जी वैसी शहादत, ये खुशनसीबी सबको नहीं मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी तो मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि भाई जंग हो, लेकिन अगर जंग हो तो मैं बता रहा हूं आज की तारीख में भी हम अपने एक एक खून के कतरे से अपनी आखिरी सांसों तक हमारे जितने भी जाबाज हमारे फौजी हमारे साथी हैं वो अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जानों पे खेल कर कूद पड़ेंगे दुश्मन के आगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। केवल तकनीकी टेक्नोलॉजी से ही नहीं, अपने जोश और जज्बे से ही नहीं, होश से और पूरे होश आवाज में, क्योंकि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं जी, इसलिए कोई जंग होगी है जी। लेकिन अगर कोई हुई जंग वैसे भी जी बिल्कुल ठीक बात, अगर हमको छेड़ा जी तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं जी, हम ऐसी धूल चटाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे। हमारी सेना हर तरीके से तैयार है और जो मोराल आपने सुना होगा ना, हाउ द जोश, हाउ इज द जोश, डायलॉग नहीं है ये, हकीकत में एक आर्मी की फौज की, आर्मी जब मैं कहता हूँ मेरा मतलब है एयरफोर्स, नेवी, सभी लोग जी है। जब हम रोज सुबह उठ के हम अपने जवानों से पूछते हैं कि भाई मनोबल कैसा है तुम्हारा जी, क्योंकि मनोबल अगर ऊंचा है तभी हम लड़ पाएंगे जी। हम यहाँ पे कोई फौज में आता नहीं कि भाई मरने के लिए जी, हाँ मरना हो हम तैयार हैं, तैयार, लेकिन हमारा मुद्दा होता है कि दुश्मन को उसके देश के लिए मारना, दुश्मन को उसके देश की शहादत प्राप्त करवाना। अगर मरना हो हम तैयार हैं बिल्कुल जी, हम बिल्कुल ठीक है शाह साहब। यही जो आपका जो जज्बा है वही हम लोगों को विश्वास दिलाता है और हम चैन की नींद भी सोते हैं और हम यहाँ बैठे रहते हैं इस इत्मीनान के साथ कि शाह साहब जैसे जवान जो है हमारी सीमा पर मौजूद है। राहुल जी, बात सेना की हुई, आपने शाह साहब को सुना कि उस पर तो हम लोग भरोसा करते हैं। आजकल एक और नई ट्रिक चली है हमारी व्यवस्था में कि जब आप सरकार पर सवाल कर रहे हैं तो सवाल तो सरकार की व्यवस्था पर करते हैं और आप वो तीर जो है वो मिसाइल शाह साहब पर छोड़ देते हैं कि अरे आप सेना पर सवाल कर रहे हैं। नहीं, अब मैं नहीं जानता कि कौन समझदार लोग ऐसा करते हैं, कोई नहीं करेगा क्योंकि सरकार अलग है, सेना अलग है जी। और जिस तरह हमारी व्यवस्था में न्यायपालिका अलग है और सरकार अलग है, वैसे ही हमारी व्यवस्था में सेना भी अलग है और सरकार अलग है जी। तो भले ही वो रक्षा मंत्रालय के भीतर आती हो, रक्षा मंत्रालय सरकार का हिस्सा है, लेकिन हम उसका जो व्यावहारिक रूप है वो हम और आप सब जानते हैं, हमारा देश की जनता भी जानती है जी। इसलिए कोई भी समझदार व्यक्ति ये भ्रम नहीं पालेगा कि सरकार की आलोचना या सरकार को कुछ कहना सेना को कुछ कहना है जी। तो सेना को जो कहना होता है वो तो सीधी बात कहते हैं, लोग कहते हैं, और सेना भी मैं समझता हूँ कि जनता की भावनाओं से अवगत रहती है। वो कोई ऐसा आइवरी टावर में रहने वाली चीज तो है नहीं, वो सारे नागरिक हैं, इसी देश में रहते हैं जी। तो सरकार, सेना के अधिकारी भी उच्चतम स्तर पर वो सरकार से भी को भी समझते हैं, जनता को भी समझते हैं और वो न्यायपालिका को भी समझते हैं जी। और जो हमारे सेना की जो विशेषताएं हैं उनमें उसकी वीरता, उसकी बहादुरी, उसका प्रोफेशनलिज्म, ये तो माने ही जाते हैं, लेकिन उसका जो उसने बहुत श्रम से, बहुत सावधानी से अपने को अराजनीतिक रखा है, अपने चरित्र को
बिल्कुल बेदाग रखा है और विवादों से, राजनीति से अलग रखा है, मैं समझता हूं कि इसकी भी उतनी ही प्रशंसा की जानी चाहिए जी। और हमारे संविधान की भी की जानी चाहिए कि उसने इसका ढांचा बनाया, इसकी व्यवस्था बनाई। जी, आपने फिर संविधान का जिक्र किया राहुल जी, तो मैं संविधान के बारे में समझना चाहता हूँ एक बात और। अभी तक कुल मिलाकर 118 बार हमने संशोधन कर दिए, 118-20 बार, करीब 118 बार संशोधन हुए हमारे जो संविधान था जो बना 1950 में और अब तक में। लेकिन जब भी संविधान में संशोधन की कोई मोटे तौर पर बात आती है, जैसे आपको याद होगा कि वाजपेयी सरकार के वक्त समीक्षा की गई थी, रिव्यू कमीशन बनाया गया था संविधान को लेकर, तो एक हंगामा होता है। और जब भी सरकार किसी संविधान के किसी हिस्से पर कोई चर्चा करती है तो हम बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। तो वुड पैकर होना हमारे को ठीक लगता है, लेकिन सारे घर के बदल डालेंगे एक बार में, ये ठीक नहीं लगता। देखिए, जो संविधान संशोधन हुए हैं उनमें से मुझे कहने में कोई समस्या नहीं है कि कई ऐसे हैं जिन पर उंगली उठाई जा सकती है जी। कई बार हमने देखा है साफ साफ कि संसद में बहुमत का नाजायज फायदा उठाकर संविधान की और संसद की संसदीय लोकतंत्र की भावना और परंपरा के विपरीत उसको उनका उल्लंघन करके कानून बनाए गए हैं, विधेयक पास किए गए हैं जी। बिना बहस के पास किए गए हैं। हमारे व्यवस्था रही है संसद में प्रवर समिति में, सेलेक्ट कमेटी में भेजने की, जो बड़े महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं, वो परंपरा धीरे धीरे कम हो रही है। तो अगर जैसे हम अपनी सेना पे भरोसा करते हैं, अगर उसी तरह का भरोसा करने योग्य काम हमारी संसद ने हमेशा किया होता तो हम उसको सर आंखों पे बिठाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो संविधान संशोधन और जिन संविधान संशोधनों को न्यायपालिका ने स्वीकार्य माना है, उन पर आपत्ति नहीं की है, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जी। हर संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, उसको बार बार कहते हैं हम सब लोग, और वो परिस्थिति के अनुकूल अपने को बदलने और नई परिस्थितियों के नई चुनौतियों का जवाब देने में वो सक्षम है। इतना लचीलापन उसमें बनाया गया है, इसीलिए संशोधन का प्रावधान है। तो इससे कोई उसकी मूल आत्मा और चरित्र बदल नहीं जाता, ये उसका हिस्सा है जी। ख्वाजा साहब, जो बात हो रही है संविधान संशोधन को लेकर, अभी राहुल साहब ने भी जिक्र किया, इमरजेंसी का भी जिक्र किया कि उस समय किस तरह से संशोधन किए गए और संसद की ताकत को बढ़ाया गया और तमाम काम किए गए। जुडिशरी का भी जिक्र किया सर ने, लेकिन इमरजेंसी में जो हमारी सुप्रीम जुडिशरी थी उसने क्या किया, ये सब कुछ सब लोग जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। ठीक है, पहली बात, मैं थोड़ा सा अनपढ़ आदमी हूँ, जाहिल हूँ, तो थोड़ा सा यदि कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जो जुडिशरी ने इमरजेंसी में किया, खासतौर से जो सुप्रीम जुडिशरी ने, वो आप जानते हैं। फिर मैंडेट पर, मैं मैंडेट का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संशोधन, जो बदलाव इमरजेंसी में किए गए संसद में, उन्हीं बदलावों को संसद ने ही खारिज किया, एक दूसरी सरकार ने। तो फिर संसदीय व्यवस्था पर अविश्वास क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं अर्ज करूंगा कि अनफॉर्चुनेटली जब से हम 1949 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जी और 52 में इम्प्लीमेंट किया, डाउन द लाइन हमारी क्वालिटी ऑफ ज्यूरिस्ट्स में और क्वालिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट में जी, जो सरकार जिससे ड्रॉ कर रही है जी, उसमें एक गिरावट आई है अनफॉर्चुनेटली जी। बहुत अफसोस की बात है। इसके माने ये नहीं है कि अच्छे वकील और अच्छे थिंकर्स नहीं है हमारे समाज में, हिंदुस्तान की। इसके माने सिर्फ ये है कि सरकार ने जिन लोगों से वो राब्ता कायम किया, जिन लोगों से इनपुट लिया, उनका मेयार कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट में कमज़ोर था जी। 1971 में जो 24th अमेंडमेंट से जगह जगह आर्टिकल्स को अमेंड किया है, एक अलग तफसील का विषय हो जाएगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। वो काफ़ी नामुनासिब, काफ़ी अनहेल्पफुल अमेंडमेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के जी। फिर इमरजेंसी में जो अमेंडमेंट्स आए जी, वो गलत बहुत हुए, उसके बाद उनको रिपील किया गया जी। लेकिन थ्रू आउट आप एक बात को नोटिस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा अमेंडमेंट खड़ा नहीं रहने दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पर, मूल आधार पर, मूल तत्वों पर उंगली रखता हो या उनको बदलता हो, उनको किसी तरीके से छेड़ता हो। तो मैं और फिर एक बात मैंडेट की क्या कारण आप मानते हैं? क्या वो संविधान के मूल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा था एनजेसी? जी, आपने क्या फरमाया? एनजेसी जो कानून है, नेशनल जुडिशियल
अपॉइंटमेंट कमीशन का जो एक्ट बनाया गया था वो क्या आप संविधान के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वाला समझते हैं? देखिए, अप फ्रंट वो बज़ाहिर नहीं नुकसान पहुंचाता, लेकिन उसका मैकेनिज्म जो है वो मैकेनिज्म ऐसा है कि जिसमें जुडिशरी के हाथ से हटकर नॉन जुडिशियल एलिमेंट्स के हाथ में, नॉन जुडिशियल क्वार्टर्स के हाथ में डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है, जजेस की डिसीजन मेकिंग का। और जब वो चला जाता है तो जुडिशियल रिव्यू करना, यानी सरकार को आईना दिखाने का काम जो है, फिर वो लोग नहीं कर पाएंगे जिन लोगों को सरकार की खुद नियत से, एक्टिव उससे समर्थन से वो बनाया गया हो जज। जी इसलिए बहुत जरूरी है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया जाए। जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। एनीथिंग बाय प्रॉक्सी which hits at judicial independence will be flagged and should not be allowed। जी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक छोटी सी बात मैं विजय भाई जरूर अर्ज करूंगा। बार बार जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा है कि मैंडेट मेजॉरिटी की मैंडेट है। देखिए, पार्लियामेंट में जो लोग जीत कर आते हैं, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स, दे आर ओनली रिप्रेजेंटिंग द मेजॉरिटी ऑफ दोज इंडियन सिटीजन्स who were voters at that particular time in the contest. This is our system, sir. You can usually they are always less than 50%. If you want to change the system, you can change the system. जी, ये तो हमारे सिस्टम में है ना। जी हाँ, ये कोई उन्होंने अपने हिसाब से नहीं बनाया है। हाँ, देखिए, सिस्टम में है ना, तो आप ये समझिए, जिस चीज को आप जब पार्लियामेंट में सत्ता लेकर आ रहे हैं, आप ये मत कहिए कि हिंदुस्तान की मेजॉरिटी ये चाहती है। सवाल को मैं ऐसे पूछूं कि यदि 50% वोट वाली सरकार किसी दिन बन जाए, 51% वाली वोट वाली सरकार बन जाए, तो आप इजाजत दे देंगे? फिर बिल्कुल नहीं। तो भी फिर तो ये लॉजिक काम में नहीं आ रहा ना आपका सर। तो भी ये लॉजिक आपका काम नहीं आ रहा। आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस का लॉजिक ठीक है, लेकिन ये कहना कि वो मैंडेट जो है पूरा मैंडेट नहीं है। मैंने उससे आगे की बात की आपसे कि 51% लोग वोट दे देते हैं पूरी सरकार को, सारे लोगों को, फिर तो आप दे देंगे ना। फिर ख्वाजा साहब कहेंगे नहीं, अब करने दीजिए। फिर भी बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ने का इख्तियार तो फिर ये अलग लॉजिक है। फिर ये लॉजिक ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। लॉजिक में आपसे अर्ज कर शाह साहब, एक चीज और समझना चाहता हूँ। जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात हुई, राहुल जी ने भी अभी कहा कि हमारी जो आर्मी है वो नॉन पॉलिटिकल है, अपॉलिटिकल है, उस पर कोई फैसला नहीं। लेकिन हमारे जो फैसले हैं आर्मी को लेकर, जंग को लेकर, वो सारे फैसले पॉलिटिकल होते हैं। शाह साहब खड़े हुए हैं सियाचिन पर, जंग लड़नी है नहीं लड़नी है, इसका फैसला दिल्ली में बैठे हुए रायसीना हिल पर होगा। इसको कितना ठीक मानते हैं? जबकि आप कहते हैं अरे अभी आज हम खत्म कर देते, शाह साहब जैसे लोग बैठे बोले ठीक करते हैं साहब। देखिए, फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल जो नॉन पॉलिटिकल है, बिल्कुल सेक्युलर है, बिल्कुल फेयर और साफ सफुतरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये पॉलिटिक्स से दूर रही है। लेकिन बात ऐसी है, जो आपने बोला कि जो जंग के फैसले होते हैं या जो भी बड़े मुद्दे होते हैं वो रायसीना हिल पे बैठ के होते हैं, यानी कि साउथ ब्लॉक, यानी रायसीना हिल की वहाँ पे साउथ ब्लॉक पे जहाँ पे होम मिनिस्ट्री की ऑफिस है, साउथ ब्लॉक में डिफेंस मिनिस्ट्री की और फॉरेन अफेयर्स की ऑफिस है। वहाँ पे जो फौज जो है ना वो आदेश लेती है रूलिंग गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट कोई सी भी हो। तो ये नहीं कि भाई रूलिंग पार्टी हम उसको कहेंगे, हम भारत सरकार कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे बीजेपी गवर्नमेंट हो या पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हम ये नहीं देखेंगे। हम जो गवर्नमेंट पावर में है, द गवर्नमेंट ऑफ द डे, सरकार वहां से जो, जाहिर सी बात है, क्यों ना हो भाई, मुद्दे कोई से भी हो, कहीं के भी हो, सरकार के थ्रू ही आएंगे। इसमें तो कोई शक की बात किसी को होनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई फौज पॉलिटिकल हो रही है या ए पॉलिटिकल हो रही है। ए पॉलिटिकल तो है ही है, ए पॉलिटिकल सरकार है ही है। पॉलिटिक्स की कोई दखलंदाजी की कोई गुंजाइश फौज में है ही नहीं। बल्कि आपको मैं एक वाकया बताता हूँ, ये है जब इंडिया, जब चीन और ये पाकिस्तान, जब ये युद्ध हो रहा था, हमारे युद्ध हुए थे कई से, 1962 में हुआ चीन के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ हुआ, 71 में, 71 में पाकिस्तान के साथ हुआ। फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ तब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तब वो जनरल थे। इंदिरा गांधी ने उनको बोला कि जब 71 की बात कर रहा हूं मैं, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हमने जब किया था उस टाइम पे, तो हम वहां से हम ईस्ट की तरफ से अटैक करने के लिए हमारी फौज तैयार है, हम करेंगे। तो फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ ने इंदिरा गांधी को उस टाइम पे मना कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं, हमारी फौज अभी तैयार नहीं है, क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है, बारिश आने वाली है, बर्फ का टाइम होगा, हमारी फौज ने एक्लेमेटाइजेशन नहीं करी, एक्लेमेटाइजेशन डिक्लेमेटाइजेशन के लिए वक्त लगता है, तो हम नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके पास वो हिम्मत थी
एक प्रधानमंत्री के ऊपर के पास खड़े होकर ये बोलने की कि नहीं हम तैयार नहीं हैं। तो प्रभु यही तो मैं कह रहा था कि ये फैसला सरकार की बजाय जनरल के पास क्यों ना सौंप दिया जाए, यही तो मेरा निवेदन था। बात देखिए, बात अभी उसके कई लोगों ने बोला कि सीडीएस क्यों लेकर आए, ये है तो सीडीएस जो एक अपॉइंटमेंट एक ऐसी है जो एक ब्रिज है होता है, तो सीडीएस इसी के लिए है जो वो एक जनरल ही है। ये फैसले बेसिकली सीडीएस बिना उनको कॉन्फिडेंस में रख के, बिना उनकी रजामंदी के फैसले नहीं होंगे, क्योंकि सरकार जो है, ठीक है हम आदर करेंगे, सरकार वो नहीं जानती फौज के बारे में, वो एक फौजी वर्दी वाला तभी सीडीएस एक वर्दी वाला है, एक जनरल है। सीडीएस पहले वो जो चीफ, तीनों सर्विस चीफ्स के ऊपर होंगे और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, मतलब डिफेंस मिनिस्टर, और वो एक ब्रिज होंगे। ठीक है तो राहुल जी, एक छोटा सा सवाल, वक्त बिल्कुल नहीं बचा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के वक्त में कहा था कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको लागू करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते। आपके कमेंट के साथ मैं खत्म करना चाहता हूं प्रोग्राम। बिल्कुल, इससे बहुत इससे बढ़िया कोई, मैं समझता हूँ, बंद करने का कोई नोट नहीं हो सकता। तो अंततः तो दुनिया में चाहे वो धर्म हो, चाहे वो संविधान हो, कानून हो, कोई भी व्यवस्था हो, वो उसको लागू करने वाले, उसको जीने वाले, उस आचरण करने वाले लोगों के अपने चरित्र पर निर्भर करती है जी। एक कमजोर संविधान को भी बेहतर लोग, अच्छे लोग बेहतर बना सकते हैं, उसका फायदा देश को पहुंचा सकते हैं। और एक अच्छे से अच्छे संविधान को भी लागू करने वाले लोग अगर बर्बाद हो जाएं, भ्रष्ट हो जाएं, तो फिर वो संविधान भी काम का नहीं रहता जी। तो संविधान तो एक आत्मा है, लेकिन उसके लिए उसका जो शरीर है उसका मजबूत होना, उसका सच्चरित्र होना बहुत जरूरी है। बिना उन दोनों एक हुए बात नहीं बनती जी। ख्वाजा साहब आपको जोड़ना चाहते हैं जी? जब व्यक्ति इम्पोर्टेंट है तो फिर सिस्टम पर क्या झगड़ा करना, क्योंकि हमने बहुत सारे हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं उनमें देखा है कि एक व्यक्ति के आने से कैसे बदल जाते हैं और एक व्यक्ति के चले जाने से भी कैसे बदल जाते हैं। जी, मैं ये अर्ज करूंगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में उत्तर प्रदेश की हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने एक डिबेट में कहा था कि रिजर्वेशन हो या कोई और चीज हो या कोई और चीज हो, ऑल ऑफ दैट डिपेंड्स on the quality of people and the goodwill of people who are manning the system. Yes. Quality of man, जो लोग मैन कर रहे हैं उस चीज को चला रहे हैं, उस क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज अगर होगा तो कोई भी प्रणाली जो है वो काम वो डिलीवर नहीं कर पाएगी सही तरीके से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चीज सही होगी तो लोग अच्छे होंगे तो डिलीवरी अच्छी होगी। फिर उम्मीद करते हैं कि हमें हिंदुस्तान में अच्छे लोग मिलते रहेंगे और अच्छे लोग इस हिंदुस्तान को और बेहतर बनाएंगे। गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। राहुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख्वाजा साहब आपका शुक्रिया, मेजर शाह सैल्यूट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि न्यूज़ इंडिया पर तो खबरों का सिलसिला जारी रहता है और वो भी विदाउट एजेंडा।